इजराइल और फिलिस्तीन की कहानी क्या है? फिलिस्तीन और इजराइल का क्या है ऐतिहासिक मामला? इजराइल हमेशा से ही कई विवादों में रहता है। यहाँ लंबे समय से अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष चलता आ रहा है। गाजा पट्टी हमेशा से ही खबरों में रहता है, जबकि यरूशलेम दुनिया के सबसे विवादित शहरों में गिना जाता है। एक तरफ जहाँ इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का कोई भी देश यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता है। लिहाजा हमें इजराइल को समझने के लिए इसके इतिहास को खंगालना होगा। इजराइल को कानान, अल-शाम, लेवांत या द प्रॉमिस लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोमन साम्राज्य ने 14वीं शताब्दी तक पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा कर लिया था और 19वीं सदी तक यह कमज़ोर होने लगा था। 19वीं सदी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की बहार आ गई, जिसमें इटली, जर्मनी अहम है। ये तमाम देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, लेकिन एकीकरण के इस दौर में यह देश 1950 के आसपास एक होना शुरू हो गए। इसी एकीकरण के दौर में थियोडर हेrzl ने यहूदी राष्ट्र की बात शुरू की। इसे ज़ायनिस्ट आंदोलन का नाम दिया गया। ज़ायनिस्ट आंदोलन उसे कहते हैं जिसमें यहूदी एक बार फिर से अपनी पवित्र धरती पर जाना चाहते हैं, जहां से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 3000 साल पहले फिलिस्तीन में इसकी शुरुआत हुई थी। यहूदियों के इजराइल जाने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि पूरे यूरोप में यहूदियों का संहार किया जा रहा था, जिसमें सिर्फ जर्मनी या हिटलर नहीं आता है, बल्कि पूरे यूरोप में फ्रांस, रूस, इटली, पोलैंड के देशों में यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार किया गया। इनके धर्म को कई जगहों पर बैन कर दिया गया। इन अत्याचारों के चलते यहूदियों ने अपनी धरती पर वापस जाने की शुरुआत की। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तभी ऑटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था। तभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बैरोफोर्ड ने कहा कि हम यहूदियों को युद्ध खत्म होने के बाद फिलिस्तीन में स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन ने गुपचुप तरीके से एक साइक्स-पी को करार किया। इसे फ्रांस और रूस के साथ किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कौन सा देश किस देश पर अपना कब्जा करेगा। इस करार के तहत ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा था, जबकि सीरिया, जॉर्डन फ्रांस को दे दिया गया था, जबकि तुर्की के कुछ इलाके रूस को दे दिए गए थे। इसके साथ ही अरब देशों को ब्रिटेन ने भरोसा दिया कि युद्ध के बाद वह फिलिस्तीन को आपको दे देंगे, अगर आप ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ हमारा साथ दें। पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन में एक नई सरकार का गठन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में यहूदी शरण लेने लगे। यहाँ इस समय यहूदियों की कुल आबादी सिर्फ 3% थी, लेकिन अगले 30 साल में यह बढ़कर 30% तक पहुँच गई। यहूदियों ने यहाँ आकर अरब लोगों से ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी और यहाँ यहूदी बस्तियों की स्थापना करनी भी शुरू कर दिया। इसी दौरान 1936 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अरब ने बगावत शुरू कर दी। इस बगावत को ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यहूदी लड़ाकों का साथ दिया। इस बगावत के बाद ब्रिटेन की सरकार ने यहूदियों को फिलिस्तीन आने पर कुछ पाबंदी लगा दी, जैसे अब हर साल 10,000 से अधिक यहूदी यहाँ नहीं आ सकते हैं, ताकि अरब लोगों की बगावत को थोड़ा रोका जा सके। जिसके बाद यहूदी लड़ाके ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दिया और लड़ाई करने लगे। फिलिस्तीन में इस समय चल रहे विवाद के बीच ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस वक्त यूरोप में बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है यहूदियों का जनसंहार। जर्मनी में लाखों की संख्या में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। कहते हैं कि इस दौरान 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। इस अत्याचार के दौर में यहूदी फिलिस्तीन की ओर भागने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था अगर जीवित रहना है तो हमें अपने देश ही जाना होगा। 1947 में यूएन में एक नया रेजोल्यूशन हुआ कि क्या यहूदियों को अपना एक देश मिलना चाहिए, जिस पर इजराइल को समर्थन मिला। इस रेजोल्यूशन के बाद इजराइल को 2 भाग में बांट दिया गया। एक हिस्सा था यहूदी राज्य और एक था अरब राज्य। लेकिन बड़ी समस्या थी यरूशलेम, क्योंकि यहाँ आधी आबादी यहूदियों की थी और आधी आबादी मुसलमानों की थी। इसलिए यूएन ने फैसला दिया कि यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के द्वारा चलाया जाएगा।
लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद इजराइल के आसपास के देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। मिस्र, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसे 1948 से 49 का अरब इजराइल युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए इन देशों को पीछे ढकेल कर अपनी ज़मीन में इजाफा किया, यानी कि जो ज़मीन इजराइल को यूएन के द्वारा दी गई थी, अब वह इस युद्ध के बाद और बढ़ गई थी। इस लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो गई। इजराइल से तकरीबन 7 लाख लोग विस्थापित हो गए। इस लड़ाई के बाद गाजा पट्टी का नियंत्रण इजराइल के पास चला गया और पश्चिमी घाट पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। इनके बीच में आपसी तनाव काफ़ी ज़्यादा थी। 1967 में मिस्र ने अपनी सेना इजराइल की सीमा पर तैनात कर दी, लेकिन इजराइल ने मिस्र के हमले से पहले ही हमला कर दिया और इस लड़ाई में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को बुरी तरह से हराया और कई इलाकों को इन देशों से इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक आज भी इजराइल के कब्जे में है। 1978 में इजराइल को मिस्र ने पहली बार एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। उस वक्त मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सद्दात, जिनकी कुछ साल बाद हत्या कर दी गई थी। इन तमाम संघर्ष के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद शुरू हुआ। इजराइल के खिलाफ PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की, जिसके काफ़ी चर्चित नेता थे यासिर अरफात। फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल सरकार के खिलाफ अपना विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिले और वेस्ट बैंक पर इजराइल की सेना तैनात थी। यह विवाद हिंसा में तब्दील हो गई और तकरीबन 100 यहूदी और 1000 अरब की मौत हो गई। इसी दौरान हमास का जन्म हुआ, जो कि PLO से भी ज़्यादा खतरनाक थी। PLO इजराइल से समझौते के पक्ष में था, जबकि हमास का मानना था कि इजराइल देश का अस्तित्व ही नहीं है, हमें इसे राष्ट्र नहीं मानते हैं। 1993 में ओस्लो करार के तहत इजराइल और फिलिस्तीन का यूं कहे इजराइल के PM yitzhak rabin और PLO के नेता यासिर अरफात के बीच समझौता हुआ। इन दोनों ही नेताओं को नोबेल पीस अवार्ड मिला था। इस समझौते के तहत PLO ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी और इजराइल की सरकार ने PLO को मान्यता दी। इससे पहले PLO को आतंकी संगठन माना जाता था। समझौते के तहत 5 साल के लिए हिंसा को रोकने पर करार हुआ। वर्ष 2000 में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंध खराब हो गए। इसकी बड़ी वजह थी कि उस वक्त इजराइल के राष्ट्रपति यहूद बराक 1000 सुरक्षा गार्ड को लेकर टेम्पल माउंट पर चले गए। इसे यहूदियों और मुस्लिम दोनों का पवित्र स्थान कहा जाता है। इसके चलते फिलिस्तीन के लोग भड़क गए और हिंसा शुरू हो गई। इस दौरान तकरीबन 1000 यहूदी और 3200 फिलिस्तीनों को मार दिया गया, कई बसों को उड़ा दिया गया और कई जगहों पर धमाके किए गए। इस हिंसा के बाद इजराइल की सरकार इस विवाद का समाधान निकालने के बजाय इसे रोकने पर ध्यान लगाने लगी। इसके तहत इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी से यहूदियों को हटा दिया। इसके अलावा सेना को भी यहां से हटा लिया गया। इसके कुछ समय बाद यहां चुनाव होता है और हमास ने यहां का चुनाव जीत लिया, लेकिन PLO की पार्टी फतह ने हमास को सरकार में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और फतह को यहां से खदेड़ दिया और इसके बाद काफ़ी ताकतवर बन गया। इस विवाद के बाद हमास ने इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। हमास ने रिहायशी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में इजराइल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी। इसके तहत अब गाजा में किसी भी तरह का सामान नहीं जा सकता। कई जगह पर चेक पोस्ट बना दिया गया। कोई भी बाहर का जहाज गाजा में नहीं आ सकता है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे कई देश यहां रॉकेट को भेजता है, लेकिन इस नाकेबंदी के चलते अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाली मदद यहां नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में गाजा की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। यहाँ 40% तक बेरोजगारी है। लोगों के घर में बिजली पानी नहीं है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच कई बार युद्ध हुए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है।
इस लड़ाई में दोनों ही गुट स्थानीय नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। यरूशलेम बहुत बड़ा शहर है। यह इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के लिए काफ़ी अहम है। यह यहूदियों का दुनिया में सबसे पवित्र स्थान है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद यह तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। ईसाई धर्म के लिए भी यह काफ़ी अहम स्थान है, क्योंकि यहाँ जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। तीनों धर्म को अब्राहम धर्म कहा जाता है। पूर्वी यरूशलेम में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, जबकि पश्चिमी हिस्से में यहूदी आबादी है, जबकि इनके बीचों बीच यह पवित्र स्थान मौजूद है। यहाँ अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल 18 से 50 वर्ष के लोगों को जाने से रोकता है, क्योंकि ये लोग अक्सर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। यरूशलेम को पूरी दुनिया में आज भी इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि दुनिया के अन्य देश अभी भी तेल अवीव है, लिहाजा सारे दूतावास यहीं स्थित है। दोस्तों, अगर आपको फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ी और भी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।